ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहाँ एक बुजुर्ग माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक थी सावित्री, जिसकी त्वचा सांवली थी लेकिन दिल बहुत साफ था, और दूसरी थी स्वर्णिमा, जिसके चेहरे पर चमक थी लेकिन दिल में घमंड था। माँ की आंखों को स्वर्णिमा की चमक तो दिखती थी, पर सावित्री की मेहनत उसे कभी दिखाई नहीं दी। अरे सावित्री, कब उठेगी तू? तेरे उठने से पहले ही स्वर्णिमा नहा धोकर मंदिर चली जाती है और तू अभी तक चारपाई पर पड़ी है। कुछ तो शर्म कर इस घर के लिए। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियां सेकी, भैंस को चारा डाला, आपका तेल भी गरम कर दिया। मालिश के लिए थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया? तेरे जैसे निकम्मे के हिस्से में बस शिकायतें ही बची हैं। स्वर्णिमा को देख, कैसे लाज शर्म वाली लगती है। उसके नैन नक्श तो परी जैसे हैं। तू तो जैसे अपने बाप की ही तरह बदसूरत निकली। अरे माँ, अब इसको बोलना भी छोड़ दो। इससे अच्छा तो मैं ही सब काम कर लूंगी। कहीं मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे? ये सावित्री तो दूर से ही डराने लगी है। मैं बदसूरत हो सकती हूँ माँ, पर मेरा दिल तो साफ है। कभी आपने मेरी मेहनत देखी है? मैं इस घर के लिए अपनी उम्र लगा दी, पर आपने कभी सर पर हाथ तक नहीं फेरा। सर पर हाथ तब फेरूं जब तू इस घर का नाम रोशन करे। तेरे हिस्से में तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही लिखा है। जिस दिन तू किसी सेठ की नजर में आ गई, उसी दिन मैं तुझे बेटी मान लूंगी। सावित्री का चेहरा झुक गया। बहन, तेरा रंग जितना काला है ना, तेरी किस्मत भी उतनी ही सूनी है। कोई तुझे ब्याह करने नहीं आएगा। तेरा घर यही रहेगा, माँ के ताने और चूल्हे की राख में। हे भगवान, क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्रेम, मेरा त्याग, इनका कोई मोल नहीं? कभी तो मेरी किस्मत भी उजली होगी। चल भाग और कुएं से पानी भर ला। केवल तेरे जैसे लोग भावुकता में रोकर क्या पाएंगे? काम कर, यही तेरी असली जगह है। सावित्री रोती हुई वहां से चली जाती है। जब समाज रूप देखता है तो गुण अक्सर धूल में दब जाते हैं। कस्बे के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी गीता देवी। सेठ को अपनी बहू में बस गोरी चमक चाहिए, भले ही वह भीतर से कितनी भी खोखली क्यों ना हो। गीता, अब समय आ गया है कि हमारे बेटे की शादी कर दी जाए। हमारे पास सब कुछ है, दौलत, दुकान, नाम। अब चाहिए तो बस एक बहू जो हमारी शान को और ऊंचा करे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। बेटा अब शादी लायक हो गया है, पर हमें लड़की ऐसी चाहिए जो सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी हो, घर संभालने वाली, संस्कारी और सीधी सादी। हाँ, लेकिन देखो, आजकल की दुनिया दिखावे की है। लोग पूछते हैं बहू कैसी दिखती है, कितनी सुंदर चेहरा है। और ऐसे में मैंने एक नाम सुना है, स्वर्णिमा, बुजुर्ग माँ की छोटी बेटी, चेहरे पर जैसे चांद उतर आया हो। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में, लेकिन सुना है कि बड़ी बेटी सावित्री काम में बहुत होशियार है। घर का सारा काम वही करती है। स्वर्णिमा तो बस आईने में ही उलझी रहती है। काम काज कौन देखता है गीता? हमारे पास नौकर हैं बर्तन धोने के। देखिए, बात यह है कि हमें तो चाहिए एक ऐसी बहू जो हर शादी ब्याह में लोगों के मुंह से वाह निकलवा दे। पर क्या सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ होती है? अगर स्वभाव ठीक न हो तो घर नरक बन जाता है, और अगर बहू में ममता नहीं तो वो सौंदर्य किस काम का? अरे भगवान, तू तो पुरानी सोच वाली बातें करती है। देख, समाज को दिखाने के लिए एक सुंदर बहू से बेहतर कुछ नहीं होता। स्वर्णिमा इस कस्बे की सबसे सुंदर लड़की है। हमारा नाम उसके साथ जुड़ते ही चर्चित हो जाएगा। आप अपनी सोच में स्वर्णिमा की सुंदरता देख रहे हो, पर मैं उसकी आंखों में घमंड और अकड़ देखती हूँ। मैं डरती हूँ कि कहीं वो हमारे बेटे को तकलीफ न दे। अब तुम ही बताओ, स्वर्णिमा जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो हमारा मान सम्मान कितना बढ़ेगा। और सावित्री, वो तो लोगों के ताने का विषय बन जाएगी। बिल्कुल, पर क्या हमने ये सोचा है कि अगर स्वर्णिमा को रिश्ता पसंद ना आया तो, या वो इस रिश्ते को सिर्फ दिखावा समझे? पसंद आना या ना आना उसका काम नहीं। जब रिश्ता सेठ हरिश्चंद्र के घर से आएगा तो बुजुर्ग और उसकी बेटी मना नहीं कर सकेगी। कस्बे में हमारा नाम ही काफी है। ठीक है, पर एक शर्त है। अगर लड़की का व्यवहार मेरे मन को ना भाए
तो मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। मुझे मंजूर है। कल ही चलते हैं उनके घर रिश्ता लेकर और देखेंगे कैसे उनका सिर गर्व से ऊंचा होता है। जिस दरवाजे पर कभी उम्मीद ने दस्तक नहीं दी थी, आज वही रिश्ते का पैगाम आया। सेठ हरिश्चंद्र और सेठानी गीता देवी बुजुर्ग के घर रिश्ते की बात करने पहुंचे। अरे सेठ साहब, आप और गीता बहन जी भी साथ आई हैं। कहिए कैसे आना हुआ? राम राम बहन जी, आपके घर की तारीफ सुनी थी, खासकर आपकी स्वर्णिमा बेटी की सुंदरता की। हम अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। स्वर्णिमा के लिए? सेठ साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े घर से रिश्ता मेरी बेटी के लिए? नहीं बहन जी, हम मजाक नहीं करते। आपकी बेटी हमारी बहू बने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? माँ, क्या हो रहा है? अरे सेठ जी, सेठानी जी, आप लोग। बेटी, ये रिश्ता लाए हैं तेरे लिए। देखा, मैंने कहा था ना, तू ही हमारे घर की किस्मत है। बेटिया, हमारे बेटे को ऐसी ही संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश थी। अब अगर आप सब राजी हैं तो हम जल्दी ही सगाई करना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा घर अगर मेरे लिए आए तो किस्मत खुद मेरे कदमों में बैठ जाए। सेठ जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा सौभाग्य। स्वर्णिमा की शादी अगर आपके घर में होगी तो मेरी गरीबी भी मानो मिट जाएगी। बेचारी सावित्री रसोई घर से ये सब सुन रही थी और सोच रही थी, हर बार मेरी आंखें ही क्यों नम होती हैं? क्या सिर्फ सुंदरता ही रिश्ते लायक होती है? मेरे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं, पर कोई उन्हें नहीं पढ़ता। बहन जी, कल हम फिर आएंगे शगुन और तैयारी लेकर। आप बस बेटी को तैयार रखिए। मैं तो अभी से सोने की चूड़ियाँ, लाल जोड़ा और रथ का सपना देख रही हूँ माँ। अब देखना, मैं इस घर को आसमान बना दूंगी। हम चलते हैं बहन जी, शुभ दिन तय करके खबर भिजवाएंगे। स्वर्णिमा का रिश्ता पक्का हो गया। वहीं सावित्री की आंखें भीग गईं। मेहमान चले जाते हैं। उनके जाते ही स्वर्णिमा और बुजुर्ग दोनों खूब खुश हो जाते हैं। बिटिया देख, भगवान ने तुझ पर कैसी कृपा की है। सेठ सेठानी जैसे लोग तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तेरी सुंदरता ने पूरे कस्बे को रोशन कर दिया। अरे माँ, मैंने कहा था ना, मैं आम नहीं खास हूँ। ऐसी शक्ल देखी है किसी ने इस कस्बे में? जो देखे बस देखता रिगार्ड जाए। तेरी किस्मत तेरे चेहरे पर लिखी है बेटी। जिस दिन तू पैदा हुई थी, मैं समझ रही थी कि ये लड़की हमारे भाग्य को चमकाएगी। और वो सावित्री, माँ, अब तो पक्का हो गया। उसे तो कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा। उसे तो बस झाड़ू पकड़ा दो और चुप रहने को कहो। हाँ, ठीक कहती है तू। सावित्री तो जन्म से ही बोझ है। जिस दिन तेरी शादी होगी, उसी दिन मेरी छाती से एक भारी पत्थर उतर जाएगा। और वहीं दूसरी ओर सावित्री दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसके कानों में हर शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। मेरे हिस्से में तो बस काम है, अपमान है। माँ की एक मुस्कान तक नसीब नहीं होती। क्या सिर्फ रंग ही सब कुछ होता है? एक बेटी की मेहनत कुछ भी नहीं। उस रात स्वर्णिमा सपनों में खोई रही। बुजुर्ग सपनों को गिनती रही। कुछ वक्त के बाद स्वर्णिमा की शादी हो जाती है। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन जब रिश्ता सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाए तो टूटने में देर नहीं लगती। बेटा अमित, अब तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। स्वर्णिमा बहुत सुंदर है। अब बस वो इस घर की इज्जत को डसाए, यही उम्मीद है। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझने और अपनाने की। बिटिया, अब ये घर तेरा है। तू इस घर की बहू है। जैसे गीता पैर रखती है, वैसी ही तू आई है। देखती हूँ। पहले तो मुझे मेरी पसंद की साड़ी चाहिए, जो सिल्क की बनी होनी चाहिए, वरना मैं कोई काम नहीं करूंगी। सारी बातें बाद में, तुम आराम कर लो पहले। शादी के दूसरे ही दिन स्वर्णिमा ने घर का रंग बदलना शुरू कर दिया। ना विनम्रता, ना सेवा, बस हुक्म और ताने। जहाँ सब सोच रहे थे कि बहू पूजा करेगी, वहाँ वह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मालकिन, नई बहू रसोई में आना भी पसंद नहीं करती।
कहती है ये सब मेरे बस का नहीं। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल अलग है, न मुंह मीठा न व्यवहार। अब समझ नहीं आ रहा क्या करे। स्वर्णिमा माँ कह रही थी तुम थोड़ा घर के काम में हाथ बताओ, कम से कम पूजा की थाली ही बना दो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम्हारी माँ क्यों नहीं समझती कि मैं कोई कस्बे की लड़की नहीं हूँ? मैं आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं। बेटा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ये लड़की तो दिन ब दिन घर में अशांति फैला रही है, हर बात पर झगड़ा और चेहरे पर ताना। अब हम क्या करें? धीरे धीरे स्वर्णिमा का असली स्वभाव हर किसी के सामने आने लगा। उसकी सुंदरता अब बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि अंदर से वह सिर्फ घमंड और स्वार्थ से भरी थी। बिटिया, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निपटी, तुम्हें रिश्ते को भी संजोना आना चाहिए, वरना ये घर भी तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। मुझे उपदेश मत दो, मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ। माँ बनकर मत दिखाओ। मुझे जैसी जिंदगी चाहिए मैं वैसी ही जीऊंगी। मैंने तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने इस घर को मजाक बना दिया। अब ये रिश्ता हमें सता रहा है। शायद हमने चकाचौंध में देखा, लेकिन गहराई में जाना ही नहीं, और अब भुगत रहे। जी, बहू को वह देवी समझ बैठे थे। वह अब रोज इस घर को अपमानित करती थी। इन सभी बातों से परेशान होकर सेठ स्वर्णिमा की शिकायत करने बुजुर्ग के पास जाते हैं। बहन जी, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी बेटी को बहू बनाकर अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था कि हमें एक सजी संवरी बहू मिलेगी, पर जो मिला वो बस सोती है, झगड़ती है और घर का चैन छीन लेती है। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो तो बचपन से सीधी साधी और समझदार रही है। अगर वो सीधी है तो सीधी लड़की से आग जल रही है। हमारे घर में हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। अमित की हालत देखिए, वो अब बात भी करने से डरता है। न सेवा करती है, न सास ससुर की इज्जत। हमारी तो नाक कट गई समझो। हो सकता है नई जगह की परेशानी हो, थोड़ा समय दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। शायद वो आप लोगों को समझ नहीं पा रही हो। हमने उसे रानी बनाकर घर बुलाया था, और वो तो सास ससुर को नौकर बना रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, पर वो तो मोहल्ले में हमें शर्मिंदा करवा चुकी है। लोग अब ताने देते हैं, सेठ की बहू देखो कितनी घमंडी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, लेकिन शायद आपने कुछ गलतफहमी पाल ली हो। गलतफहमी तो हमें आपके घर आकर ही हो गई थी बहन जी। हमने चेहरा देखा, दिल की गहराई नहीं देखी, और अब भुगत रहे हैं। बुजुर्ग माँ को झटका लगा, पर फिर भी वह अपनी स्वर्णिमा बेटी की तरफदारी कर रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया गलत है, उसकी बेटी नहीं। हर लड़की कुछ समय लेती है नए घर में ढलने के लिए। आप लोग उसे समझाइए, बच्ची है, अभी छोटी है। उसे छोटा मत कहिए, उसे बस घमंड है अपनी सुंदरता का, और उस घमंड ने हमारे घर को जहन्नुम बना दिया है। अगर आज हमने आपको बताने की हिम्मत न की होती तो कल हमारा बेटा खुद घर छोड़ देता। हमारी बहू बनने लायक नहीं थी आपकी बेटी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अभी नहीं, पर अगर अगले कुछ दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सेठ और सेठानी चले गए, पर अपने पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। स्वर्णिमा की शिकायतें सुन सुनकर वह टूट चुकी थी, लेकिन जिसने उसे संभाला उस सावित्री पर ही गुस्सा निकाल बैठी। ये क्या हो गया? मेरी स्वर्णिमा के साथ सेठ सेठानी तक शिकायतें लेकर आ गए। लोग क्या कहेंगे? मेरी बेटी ने घर बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैं तो बहुत बार समझाया था स्वर्णिमा बहन को थोड़ा व्यवहार सुधारना चाहिए, लेकिन आपने ही कहा था तू बड़ी होकर भी जलती है उससे। हाँ, और अब तू भी कहेगी कि स्वर्णिमा की सारी गलती है? सच बता, तूने कुछ किया है? कहीं तूने ही तो सेठ सेठानी को भड़काया नहीं? माँ, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो हमेशा आपकी बात मानी, आपकी हर बात चुपचाप सहन की, और अब आप मुझ पर शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही, मुझे पूरा यकीन है। तू ही चाहती थी कि स्वर्णिमा की शादी टूटे, ताकि सबको लगे कि तू ज्यादा समझदार है। तेरे मन में जहर है सावित्री।
माँ, अगर मेरी मेहनत, मेरी सेवा आपको जहर लगती है तो आज मैं वो जहर आपके घर से ले जाती हूँ। मैं अब नहीं रुक सकती। जा और लौट कर मत आना, हमारे घर का भार हल्का हो जाएगा। और सावित्री चल दी। ना पैर रुके, ना आंसू बहे, क्योंकि अब वह टूटी नहीं थी, अब वह मजबूत हो चुकी थी। कहाँ जाऊं अब? जिस घर को जीवन माना वो घर ही पराया हो गया। जिस माँ के लिए खुद को मिटाया उसने मुझे ही मिटा दिया। क्या मेरी गलती थी? सिर्फ इतनी थी कि मैं सावित्री हूँ। जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है तब भगवान किसी को भेजता है, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी एक अजनबी के रूप में। मनोज, जरा देखो वो कौन लड़की है जो अकेले बैठी है इस दोपहर में। किसी का यूं बैठे रहना कुछ ठीक नहीं। लगता हाँ मालिक, वो लड़की तो जैसे रो रही है। कपड़े भी बहुत साधारण हैं, पर चेहरा शांत है। लगता है किसी अच्छे घर की है। मैं खुद पूछता हूँ, ऐसे मौके पर मदद करना हमारा धर्म है। क्षमा कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप यहाँ क्यों अकेली बैठी हैं? क्या आप ठीक हैं? आप कौन? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर बैठने आई थी। आपका चेहरा कह रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। आंखें सब कह देती हैं। अगर आप मुझे कुछ साझा करना चाहें तो शायद थोड़ा हल्का महसूस करें। आप जैसे लोगों के पास समय कहाँ होता है गरीब की कहानी सुनने का। मेरे पास ना घर है ना सम्मान। मैं उस बेटी की कहानी हूँ जिसे सबने ठुकरा दिया। बिटिया ठुकराई नहीं जाती, समझी जाती है। आपका दुख किसी बोझ से नहीं, दूसरी की अंधी सोच से है। मैं जमींदार का बेटा अर्जुन सिंह हूँ और उससे ज्यादा मैं इंसान हूँ, और हर इंसान की कहानी सुनाने का अधिकार मुझे है। सावित्री ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक जाएगा। मुझे अपने जीवन में कोई नहीं मिला जो मेरे दिल की बात सुने। आज आप जो कह रहे हो वो मेरे लिए एक दवा की तरह है, पर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे अपने रास्ते पर अकेला छोड़ दीजिए। आपका आत्मसम्मान देखकर मैं आपको और अधिक सम्मान देता हूँ, लेकिन अकेलापन और आत्मसम्मान एक ही बात नहीं होते। आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा विश्राम भी। मेरे घर में माता पिता भी हैं। अगर आप चाहें तो कुछ दिन रुक सकती हैं। कोई जोर नहीं, सिर्फ प्रस्ताव है। मालिक, लड़की तो बड़ी समझदार लगती है। शायद भगवान ने उसे आपसे मिलाने का कोई कारण रखा हो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, पर सच कहूँ, आज पहली बार दिल ने कहा, कोई है जो सुन रहा है। तो आइए मेरे घर, आपके लिए द्वार खुले हैं, सम्मान और आदर के साथ। आप जैसी आत्मा को घर देना मेरे लिए पुण्य होगा। सावित्री चल पड़ी, पर इस बार अकेले नहीं। उसके साथ एक उम्मीद थी जो उसे पहली बार इंसान की तरह देख रही थी। सावित्री जमींदार के घर पहुंचती है। सावित्री ने न सिर्फ नए घर की रसोई संभाली, बल्कि वहां के दिल भी जीतने शुरू कर दिए। आज मैं पहली बार किसी अजनबी के लिए कुछ बना रही हूँ, पर मन ऐसा है जैसे इन्हीं के लिए बनाते हुए जन्म बीता हो। भगवान, बस खाना ठीक बन जाए, क्योंकि तारीफ की मुझे आदत नहीं, पर आज उम्मीद जरूर है। वाह, ये कैसी खुशबू है। माँ, मैं ऐसा स्वादिष्ट गंध अपने जीवन में नहीं लिया। लगता है आज का खाना दिल से बना। बिल्कुल बेटा, आज हमारे घर में पहली बार कोई ऐसी लड़की आई है जिसने बिना कहे रसोई संभाल ली। सावित्री, बेटा चलो तुम भी बैठो। नहीं माँ जी, आप लोग खाइए। मुझे खाना खिलाकर जो संतोष मिलेगा वो किसी स्वाद से ऊपर है। अरे वाह, ये स्वाद तो जैसे रसोई से नहीं, किसी साध्वी की तपस्या से आया है। सावित्री, तुमने जो खाना बनाया वो न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि आत्मा को छूता है। आपने मेरी तारीफ की। यकीन मानिए, आज तक मेरी माँ ने भी ये शब्द नहीं कहे। मैंने तो हमेशा वही सुना, सावित्री है तो काम करना ही तेरा धर्म है। बेटा, रंग भगवान की कला है, लेकिन गुण तुम्हारी साधना है। मैं तुम्हें बेटी नहीं, इस घर की लक्ष्मी मानती हूँ। सावित्री, क्या तुम जानती हो, तुम जैसी स्त्री अगर किसी घर में हो तो वहाँ पूजा अपने आप होती है। तुम्हारा चुप रहकर काम करना मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। और उस रात घर में एक खुशबू फैली,
रोटियों से नहीं, नई संवेदनाओं से। सावित्री अब सिर्फ एक अतिथि नहीं थी, अब वह उस घर की इज्जत बन चुकी थी। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को तोड़ता है ताकि उन्हें फिर से एक मजबूत रूप में बना सके। कुछ वक्त बीतता है। अर्जुन को सावित्री से प्यार हो जाता है। सावित्री, तुम कुछ ही दिनों में मेरे घर की हिस्सा बन गई हो। ना किसी शर्त से, ना किसी प्रयास से, बस अपने स्वभाव से। आज मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। जी अर्जुन बाबू, आप कहिए। आप जैसे सम्मानित व्यक्ति का आदेश मेरे लिए सर आंखों पर है। ये आदेश नहीं, एक निवेदन है। मैं चाहता हूँ, क्या तुम मेरे जीवन की संगनी बनेगी? मैं एक साधारण सी सावित्री, एक त्यागी लड़की, और आप एक जमींदार के बेटे। आपको मजाक करना शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है, जो आदमी तुम्हारे स्वभाव से इतनी प्रभावित हो, जो तुम्हारी मेहनत में सौंदर्य देखा है, वो मजाक करेगा? सावित्री, मैंने जीवन में बहुत चेहरे देखे, पर दिल तुम्हारा जैसा कभी नहीं मिला। बेटी, अगर तू हमारी बहू बनेगी तो इस घर का भाग्य बदलेगा। मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं, लेकिन तेरी आंखों में जो शांति और सेवा है वो दुर्लभ है। माँ जी, आपने मुझे बहू कह दिया। बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने तो हमेशा तिरस्कार झेला। आज अगर आप लोग मुझे अपनाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बताओ सावित्री, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? हर दिन हर दुख सुख मेरा हाथ थमोगी? अर्जुन बाबू, आपने मुझे इंसान नहीं आत्मा समझा। मैं किसी राज घराने के योग्य नहीं हूँ, पर अगर मेरी सेवा, मेरा समर्पण आपको मंजूर है तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जी, सावित्री को दुनिया ने ठुकराया, जिसे माँ ने अपनाया नहीं। उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उसकी आत्मा को अपनाया। कभी कभी जिंदगी में इंसान इतना खो जाता है कि उसे अपनों की अहमियत समझ ही नहीं आती, और जब समझ आती है तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। आज स्वर्णिमा अपने ही कर्मों से टूटी थी। माँ, उसने मुझे तलाक दे दिया। कहता है मैं पत्नी कहलाने लायक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिस घर को मैंने ठुकराया, आज वही मेरी आखिरी उम्मीद है। बेटी, मैं भी क्या करूं? जिसे देवता समझकर विदा किया था, वही आज मेरे आंगन में टूटी हुई है। हम दोनों ने बहुत बड़ा धोखा खाया है, लेकिन शायद ये भगवान का इंसाफ है। और वो सावित्री जिसे हम सावित्री कहकर हंसते थे, आज उसने जमींदार के बेटे से शादी कर ली। वो तो अब रानी बन गई होगी। हाँ, किस्मत ने उसे बहुत कुछ दिया और हमने उससे बहुत कुछ छीना। पर जो दूसरों का हक छीनता है, वह खुद एक दिन खाली हो जाता है। माँ, सावित्री से तो हमने हर रोज बुरा किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे नौकरानी समझा, और आज वही लड़की रानी बन गई है। क्या यह सब हमारी वजह से हुआ? हाँ बेटी, हमने उसे कभी बेटी माना ही नहीं। ना उसके त्याग को देखा, ना उसकी विनम्रता को समझा, और ऊपर वाले ने देखा और उसे वही पहुंचाया जहां उसका हक था। माँ, क्या हम सावित्री से माफी मांग सकते हैं? क्या वह कभी लौटेगी? क्या वह हमें गले लगाएगी? सावित्री जैसी बेटियां कभी बदला नहीं लेती। वो तो माफ कर देती है, पर शायद अब लौटना उनके लायक नहीं रहा। क्या आज भी वो हमें याद करती होगी? अगर वो याद नहीं करती तो वो सावित्री नहीं होती। उसका दिल बहुत बड़ा है, शायद हमसे कई ज्यादा। आज मैं समझ गई हूं, सौंदर्य सिर्फ चेहरे में नहीं होता, असल सौंदर्य कर्मों में होता है, और वहीं सावित्री सबसे सुंदर थी।